हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोज एकेडमी। दोस्तों, अगर आप लोग रीजनिंग की बुक चाहते हैं जिसमें कि आपको जीरो लेवल से सिखाया जाए, क्या आप लोगों को रीजनिंग से डर लगता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपका सॉल्यूशन होने वाला है कि रीजनिंग को हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है और इसकी एक्सप्लेनेशन ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो आप लोग कर ही लोगे। तो दोस्तों, चक्षु प्रकाशन आप सभी के लिए लेकर आया है तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग। तो ये जो बुक काम आएगी आपके बैंक में एसएससी, रेलवे, एमबीए, यूपीएससी, बीपीएससी, दिल्ली पुलिस, एलआईसी और दोस्तों अपना जो सुपर टैट है उसमें भी ये बुक काम आने वाली है। तो पहले मैं इनके क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार के हैं और एक्सप्लेनेशन कैसी है इनकी। दोस्तों, जो भी चैप्टर रहेगा, जैसे क्रम परीक्षण है तो पहले उसकी थ्योरी रहेगी, आपको समझाया जाएगा और उसके नीचे आपको अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे। अभ्यास प्रश्न का सॉल्यूशन भी आप लोग देखिएगा। देखिए, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर ये अभ्यास के जो प्रश्न आप सभी को दिए गए थे उसका सॉल्यूशन जो है वो जीरो तरीके से समझाया गया है। जीरो का मतलब दोस्तों बिल्कुल ही बेस से समझाया गया है। तो अगर आप लोगों को एक बुक चाहिए रीजनिंग की जिसमें आप लोग अच्छे से कवर कर सकें तो चक्षु प्रकाशन की बुक खरीद सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर भी इनका मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप लोग उनसे व्हाट्सअप पर भी बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मनोज एकेडमी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को कराने वाला हूं और आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं पर्यावरण, एसएसटी एंड भूगोल। 3 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखे हैं। भूगोल में दोस्तों जैसे पृथ्वी की संरचना क्या होती है, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, है ना, और देशांतर जो अक्षांश हैं, है ना, सौरमंडल, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। भूगोल का अगर सिलेबस आप लोग देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष ये चीज़ें रखना चाहता हूं और जिसमें कि आप सभी को कुछ नॉलेज मिल सके अच्छे से। क्वेश्चन के साथ साथ आपकी व्याख्या भी रहेगी। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर सर पहला प्रश्न आ चुका है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपसे पूछेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन लगेगा केवल। देखो, पहला तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता और आपका जो है डी भी नहीं हो सकता है किसी कीमत पर भी। अब आपको बी और सी में से सेलेक्ट करना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अर्थात दोस्तों बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही बैठ रहा है। अब दोस्तों ये जो इतना मैंने आपको क्षेत्रफल बताया है, ये आपका जो पूरा क्षेत्रफल है, या मैं कह सकता हूँ संसार का जो क्षेत्रफल है, इसका जो है स्थलीय भाग का 2.4% है। स्थलीय भाग का 2.4% दोस्तों ये भारत में क्षेत्रफल है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर? पहले प्रश्न का आंसर हो गया आपका बी वाला ऑप्शन, 1 नंबर आपका यहां से बना। अब उसके बाद जो प्रश्न संख्या 2 रहेगा, इसमें आपसे बोलता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। वैसे आपको याद ही होगा कि ये 7वां स्थान है। अब भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राष्ट्र है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो होता है देश वो आपका है रूस। ठीक है, इसके बाद कनाडा आ जाता है, इसके बाद आपका यूएसए आ जाता है, चीन आ जाता है, ब्राजील आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आता है आपका भारत। ठीक है, तो भारत कौन सा स्थान रखता है? 7वां। तो आपके 2 नंबर यहां से कंप्लीट हो गए। ओके, अच्छा दोस्तों, बार बार मैं वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा। आप लोगों को अगर एक भी प्रश्न समझ में आता है इस वीडियो का तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपनी ईमानदारी के साथ। ठीक है, और नाम पर चक्कर में मत ना पड़े, कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता दें कितना स्कोर रहा आपका। नाम किसी का आज लेंगे नहीं। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है सर? 4 भागों में बांटा गया है, 5 में बांटा गया है, 6 में बांटा गया है, या आपका 7 भागों में बांटा गया है? सही आंसर हो जाता है आपका 4 भागों में डिवाइड किया गया है। भारत को 4 प्राकृतिक भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। एक होगा उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, नंबर 1 आपका क्या होगा? उत्तर का पर्वतीय भाग।
दूसरा नंबर रहेगा मध्यवर्ती मैदानी भाग, मध्यवर्ती, ये आपका मैदानी भाग आएगा, मैदानी भाग। तीसरा नंबर आएगा आपका प्रायद्वीप वाला, मैं यहीं पर लिख देता हूं। तीसरा नंबर है आपका प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग या पठार कह सकता हूं। और फोर्थ नंबर रहेगा आपका मैदान, ठीक है, ये तटवर्ती मैदान है। तो 4 पार्टों में डिवाइड किया, इसका पहला ऑप्शन रहेगा आपका। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 आपका ये कहता है कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हिमालय को दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न की, तो इसको भी 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। हिमालय को 4 जो है एक समानांतर जो संरचनात्मक क्षेत्र है उसमें डिवाइड किए गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन कौन सा रहेगा, देखो एक रहेगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, दूसरा रहेगा आपका वृहद हिमालय, तीसरा रहेगा आपका लघु हिमालय और फोर्थ रहेगा आपका दोस्तों बाह्य उप हिमालय। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो ट्रांस हिमालय है वो आपका तिब्बत का क्षेत्र कहलाता है, और जो वृहद है वो आपका महान हिमालय, लघु जो है वो मध्य हिमालय, और जो बाह्य उप हिमालय है वो आपका शिवालिक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमाद्री किसे कहते हैं। हिमाद्री किसे कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को, महान हिमालय को, मध्य हिमालय को, या आप लघु हिमालय को कहेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, है ना। तो हिमाद्री जो है दोस्तों वो आपका जो है महान हिमालय को कहा जाता है, महान हिमालय को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन आप लोग यहां पर लगाइएगा। या मैं इसको कह सकता हूं कि जो हिमालय के ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला है इसको या तो महान हिमालय कहूंगा या इसको आंतरिक हिमालय कह सकता हूं। आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जा सकता है इसको। इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम हिमालय, तीसरा नाम दोस्तों इसका हो जाएगा क्या, हिमाद्री, हिमाद्री, तीसरा नाम दोस्तों ये आपका हिमाद्री होगा। ठीक है, और ये जो है सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। ठीक, मैं कह सकता हूं कि 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं, ये मैं कह सकता हूं सबसे ऊंचे शिखर में कह सकता हूं इसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारी स्क्रीन पर कि महान हिमालय की ऊंचाई जो है वो कितनी है। सर महान हिमालय की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। वैसे औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो हमारी जो है वो 6000 मीटर है, लेकिन जो आपकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी जो लंबाई है लगभग दोस्तों 8848 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्तमान की जो ऊंचाई अगर आप लोग बात करेंगे वो 8848.86 मीटर घोषित की गई है। 86 पॉइंट में भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछेगा माउंट एवरेस्ट की जो आज की जो वर्तमान की जो ऊंचाई है, तो इसमें पॉइंट लगाकर 86 मीटर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है और कैसे कैसे ऑप्शन आपके रखे गए हैं। क्लियर हो गया। चलो हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित है, स्थित नहीं है। ओके भाई, हमने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है। जोजिला, शिपकीला, नाथुला और पालघाट। आप क्या कहते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो ओके, ये आपका जोजिला भी होगा, शिपकीला भी होगा, नाथुला भी, लेकिन पालघाट नहीं होगा आपका। देखिए महान हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे कि जोजिला। अच्छा, जोजिला दर्रा जो है दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, ये आपका लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, और आपका है एक शिपलीका, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक है आपका नाथुला, दोस्तों नाथुला है आपका सिक्किम में, और पालघाट दोस्तों वैसे आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका जो है पश्चिम घाट में अवस्थित है आपका ये। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डी वाला ऑप्शन। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर ये बताइएगा जोजिला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख बताएंगे आप लोग यहाँ पर, है ना। और शिपकीला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 नंबर रहेगा कि लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। लघु हिमालय के नाम से दोस्तों किसको संबोधित किया जाता है। आप लोग क्या जानते हैं भाई इसके बारे में
किसको संबोधित किया जाता है? पहला ऑप्शन रहेगा आपका महान हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय। आंसर होगा आपका मध्य हिमालय। थर्ड वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, बिल्कुल मध्य हिमालय। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है सर? तो आप लोग बता सकते हैं क्या सर इसका आंसर? चलो देखते हैं भाई आप लोग बताएंगे क्या। बताएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहे करें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए आप लोग यहाँ पे फटाक से। तो प्रश्न संख्या आपका 9 है, इसका आंसर होगा आपका मर्ग। मर्ग सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको कश्मीर की घाटी में मर्ग और जो उत्तराखंड में है इसको क्या बोलते हैं? पयार बोलते हैं। उत्तराखंड में इसको पयार भी बोला जाता है और इसको बुग्याल भी बोला जाता है, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 रहेगा, पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, ये आपका रहेगा मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये जो है आपकी सबसे लंबी श्रृंखला कह सकता हूं, पीर पंजाल जो है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये कहता है, मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? आपका आंसर रहेगा दोस्तों 3700 से 4500 मीटर के मध्य है। 3700 से 4500 के मीटर के मध्य है दोस्तों, हम लोग ऐसे कह सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 12 नंबर, इसको बाह्य हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बाह्य हिमालय के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको हम लोग जो है उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम हिमालय पदीय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है, शिवालिक श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई है? दोस्तों शिवालिक श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई है? तो आपका आंसर रहेगा पहला वाला ऑप्शन, 900 से 1100 मीटर के मध्य ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? ब्रह्मांड का क्या अर्थ है दोस्तों? अंतरिक्ष है, सुव्यवस्था है, विश्व है या आपका खगोल है? ब्रह्मांड का अर्थ होता है सुव्यवस्था। ठीक है, ब्रह्मांड अंग्रेजी के क्रोमोसोम्स, सॉरी फॉर दैट, क्रोसोम चलेगा। तो ये जो है आपका क्रॉस मास जो है आपका, इसका मैं कह सकता हूं, जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि हमारे सूर्य हमारे तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है? बताइएगा दोस्तों, सूर्य हमारे तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है पता है आप लोगों को? क्योंकि दोस्तों अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटता के कारण। ठीक है, जिसके कारण जो है हमें आकार में वो जो है चमकीला भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्या बोला सर? ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपका आंसर रहेगा ग्रीक भाषा से हुई है ना? ग्रीक भाषा। दोस्तों ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं, प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ग्रीक भाषा कौन सा शब्द था? प्लेनेटाई। प्लेनेटाई शब्द से बनता है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। क्या अर्थ होता है सर इसका? इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, सौर परिवार में शामिल है, सौर परिवार में शामिल है केवल सूर्य एवं ग्रह, पहला वाला ऑप्शन ही रहेगा। दूसरा रहेगा आपका केवल सूर्य
भाई इसका सीधा सीधा आंसर भी बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करूँगा नहीं क्योंकि केवल वाला हम लोग इसको गलत कर देते हैं। आंसर आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ से हो जाता है, जो कि करेक्ट आंसर आपका रहेगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या, हमारा रहेगा 18 नंबर। दोस्तों ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, लेकिन नॉलेजेबल क्लास रहेगी आपकी। पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? पृथ्वी से सूर्य जो है वो कितने गुना बड़ा है? आप लोगों का आंसर रहेगा आपका 13 लाख गुना बड़ा है। वाओ। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति कितनी है? दोस्तों प्रकाश की गति कितनी है? चलिए बताइएगा प्रकाश की गति कितनी है दोस्तों। 20 नंबर की बात करेंगे, आंसर रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों बी वाला ऑप्शन, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वाओ, सुपर्ब एंड सुपर्ब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारी स्क्रीन पर, रहने दीजिएगा, चलेगा। सूर्य की संरचना, प्रकाश मंडल, सूर्य की संरचना प्रकाश मंडल का लगभग 98% भाग किससे बना है? 98% भाग जो है लगभग दोस्तों वो किससे बना है, ये आपको यहां पर मेंशन कर देना है। और 21 नंबर का दोस्तों आंसर रहेगा आपका यहां पे सी वाला ऑप्शन। दोस्तों क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही ना भाई? कभी आप लोगों को लग रहा हो कि यार मतलब क्वेश्चन के जाने सर बात नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा है कि टाइमिंग थोड़ा सा ऐसा है कि टाइमिंग आपका ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए मैं चीज़ों को ऐसे ही करा रहा हूँ। आपका आंसर थर्ड वाला रहेगा इसका, हाइड्रोजन एवं हीलियम। वैसे बीच बीच में मैं आपको एक दो जोक भी सुना दूंगा जब ऐसी बात है तो, ताकि बोर फील ना हो आपका, ठीक है। तो सौर परिवार में कितने ग्रह हैं ये आपको देखना है सर। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 7, 8, 9, 10। सौर परिवार में दोस्तों 8 ग्रह हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आप लोग जानते हैं इनके बारे में। चलो आगे बढ़े। सर अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? आपको यह भी बताना है कि सबसे निकट कौन सा है, और आपको यह भी बताना है कि सबसे दूर कौन सा है। दोनों बताने हैं आपको। लो चलो फिर देखते हैं भाई क्या कहते हैं आप लोग भी। ओके, तो सूर्य के सबसे निकट जो है वो बुध है और सबसे दूर वरुण है। आंसर आपका पहला हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाता है पहला वाला। इसके बाद जो प्रश्न रहेगा, कक्ष किसे कहते हैं? ऑर्बिट। कक्ष ऑर्बिट किसको कहा जाता है? अनिश्चित वृत्ताकार पथ, सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का अनियमित पथ, सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घावृत्ताकार पथ, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर थर्ड वाला लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ संस्था, ये जो संघ है वो कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ पर स्थित है आपका? प्राग और जेनेवा, रोम और बर्लिन। आंसर होगा आपका प्राग, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में कब बाहर किया गया? इसको ग्रह की श्रेणी में से कब बाहर कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा 2006 में इसको किया गया था। चलो जल्दी जल्दी, हमारे पास लगभग 10 क्वेश्चन और बचे हैं कि किन तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल से बाहर किया गया। चलो देखो, इसमें क्या था, इसमें यह था कि जो प्लूटो की कक्षा थी वो जो अन्य ग्रह थे इसकी तुलना में झुकी हुई थी, या झुकी हुई है भी, जैसे कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, और जो यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है। ठीक है, ये भी आपका सही रहेगा। तो हम लोग इसका आंसर 2 वाला यानी कि तीसरा ऑप्शन लगा देंगे, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारी स्क्रीन पर सर कि किन ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है? भाई ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको हम लोग पृथ्वी से नंगी आंखों से भी देख सकते हैं? ओके, तो देखो, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, या बृहस्पति हो गया। चलिएगा, 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वो हो जाएगा दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शन रहेंगे, चारों के चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है हमारी स्क्रीन पर सर, किस ग्रह को प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन आपका जरूर आता है।
किस ग्रह को प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है? प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है। चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथी हूं शुक्र को। शुक्र को प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? चलो आप लोगों का आंसर आपके समक्ष रखे गए हैं, बताइएगा। ओके, 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है ना, आप लोग जानते हैं, और इसे जो है पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्यों जानते हैं दोस्तों? क्योंकि जो ये द्रव्यमान आकार में जो है पृथ्वी के लगभग समान ही है, इसलिए इसको जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है? किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है? 31 नंबर प्रश्न आपका। दोस्तों शुक्र पर, शुक्र ग्रह पर जो है सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो आगे चलते हैं 32 की तरफ हम लोग। इसके बाद दोस्तों 8 क्वेश्चन और बचेंगे हमारे पास केवल। किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गाइड कहा जाता है? मास्टर ऑफ गाइड कहा जाता है, किन कारणों से कहा जाता है सर, बताएंगे आप लोग यहाँ पे? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा उसकी विशालता के कारण। उसकी विशालता के कारण दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है? किन गैसों की अधिकता है? देखो इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये तो नहीं रहेगा क्योंकि केवल लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एवं हीलियम लगा दीजिएगा। बात करते हैं 34 नंबर की गाइज कि बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात हैं, जो कि आपको ज्ञात हैं। ठीक है, चलिएगा। तो प्रश्न संख्या आपका 34 नंबर रहेगा, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर 59। 59 इसका सही आंसर। 59 तो गाइज नहीं होना चाहिए, 79 हो जाएगा इसका, क्योंकि 59 तो कम ही रह जाएंगे ना। बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 79। 79 इसका सही आंसर है, पहला वाला ऑप्शन। किस ग्रह को आकाश गंगा सदृश्य ग्रह कहते हैं? चलिएगा दोस्तों, आपका जो आंसर होगा इसका वो होगा शनि, बी वाला ऑप्शन रहेगा, शनि। ठीक है दोस्तों, जो आपका वलय होता है, वलय किसको कहते हैं दोस्तों? छल्ला होता है एक प्रकार का। ये आपका शनि कारण को मतलब एक छल्ला रूपी विशेषता के कारण जो है शनि को हम लोग आकाशगंगा सदस्य ग्रह भी कह सकते हैं, यानी गैलेक्सी लाइक प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हम लोग कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 36 नंबर। शनि ग्रह के दोस्तों 82 जो है वो उपग्रह हैं। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह का नाम आपको बताना है, सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। ठीक है, आयो यूरोपा, ये भी आपके ये जो आयो है, यूरोपा है, ये जो है आपके किसके हैं? बृहस्पति के उपग्रह हैं। बात करते हैं 38 नंबर की दोस्तों कि उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? साथियों आपको बताना है कि उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, साथी और सहचर। और आपको देखना है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या सही है, इसके बारे में जान लेते हैं भैया। पहला ऑप्शन रहेगा ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है एवं दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता। आपका आंसर पहला सही है। दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा क्या है कि उपग्रह एवं खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों, ये भी सही है आपका, अर्थात दोस्तों पहला दूसरा ऑप्शन सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 40 की कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग औसत दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर। इसका ऑप्शन आप लोग लगाएंगे बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने आपको कम समय में 40 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो और तो आप लोग वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।